अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से भी जदीद तैयारा बनाना शुरू कर दिया है। यह तैयारा इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होगा, यानी ये दुश्मन के रेडार पे नजर ही नहीं आएगा। बहुत सारे दीगर फीचर इसमें ऐड ऑन होंगे। अब इस तैयारी की ज़रूरत पाकिस्तान को इसलिए है कि जो हमने JF-17 थंडर अपने फ्लीट में शामिल किया था उसकी उम्र 15 से 20 साल औसतन है। तो हमें 15-20 साल बाद हर तैयारे को रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए हमें मज़ीद नया तैयारा चाहिए। जो हमने 2008 में तैयारे शामिल किए थे, 2010 में किए थे, वो अगले 4-8 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह जब हम जदीद तरीन तैयारे लाएंगे तो उस वक्त दुनिया की डायनामिक्स बदल चुकी होगी। फिर दुनिया के मुकाबले के साथ साथ हमें एक्सपोर्ट करने के लिए भी मज़ीद बेहतर तैयारों की ज़रूरत है। कितना तैयारा पाकिस्तान में बनेगा और क्या फीचर्स होंगे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब लाइफ टॉक शो ख़त्म हुआ है। उसमें भैंस, गाय और ऊँटनी के दूध के मुकाबले हुए हैं। जिस गाय ने विन किया है उसने 74 लीटर दूध दिया है और भैंस ने 44 लीटर दूध देकर 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। ये कितने अरसे में दूध दिया है, मज़ीद क्या निटी-ग्रिटी है वो आपसे डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे किस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपने जानवरों की नस्ल बेहतर कर लें तो ना सिर्फ दूध सस्ता हो सकता है बल्कि मिलावट का भी खात्मा मुमकिन है। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए JF-17 थंडर तैयारे से भी जदीद तैयारा बनाना शुरू कर दिया है। ये होगा JF-PFX। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए तैयारा दुश्मन के रेडार पर नजर नहीं आता। ये पाकिस्तान पहली दफा अपने तैयारों के अंदर ऐड ऑन करेगा। और अगर इसकी जनरेशन की बात करें तो चूंकि JF-17 थंडर 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और अगले 6 सालों के अंदर पाकिस्तान इसे बनाकर ऑपरेशनल करने का प्लान रखता है। अभी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जहाज के ऊपर या किसी हेलीकॉप्टर पे ऐसे रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि दुश्मन के रेडार की तरफ जो रेज आती हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर जो इंजन का एग्जॉस्ट है उसे चेंज किया जाता है जिससे उससे निकलने वाला धुआं ट्रैक नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। याद रहे उस्तामा बिन लादेन ऑपरेशन के अंदर जब अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर लेकर एबटाबाद आया था तो एक हेलीकॉप्टर यहाँ क्रैश कर गया था। वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के रडार पे इसलिए नहीं आए कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस थे। और कहा यह जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर वहाँ से ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल की है, उसको री इंजीनियर किया है। तो ये दोनों मुल्कों का जो कम्बिनेशन है पाकिस्तान चाइना का, वो मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर आपको कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है और हम आपको गाये बगाए बताते भी रहते हैं। अब इस वक्त JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग पूरा जहाज चेंज करना चाहते हैं। जो हमारे पास ब्लॉक 3 बन रहा है उसमें एयर फ्रेम जो है, जो उसकी बॉडी है, उसका 58% हिस्सा पूरा पाकिस्तान में बनता है, जिसमें फ्रंट फ्यूजलाज है, फिर वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं, विंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं। फिर कोई 42% हिस्से जो हैं वो चाइना के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में बनते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। फिर ये तैयारे ना सिर्फ रिपेयर अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, इनकी मेंटेनेंस पाकिस्तान में हो रही है, इवन इनकी ओवरहॉलिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। अब जो तैयारे हम लोगों ने ब्लॉक 1 के इंडक्ट किए थे वो 2030 तक अपनी 18-20 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें ये JF-PFX तैयारा चाहिए। अब ये PFX स्टैंड फॉर पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंट। तो ये हम दोनों मुल्कों का जॉइंट वेंचर होगा, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस इस तरफ है क्योंकि चाइना अब 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चला गया है। चाइना की दुश्मनी अगर इंडिया से है, दूसरी तरफ अमेरिका से उसको खदशात हैं, तो उसका दुश्मन बहुत बड़ा है। हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है ऑब्वियसली, और इंडिया भी 4.5 या 5वीं जनरेशन तक के जहाज़ ले चुका है। तो हमें उसके मुकाबले पे ही रहना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 सालों में ये तैयारा पाकिस्तान की मेन सिस्टम में शामिल हो, हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बने, हमारे दिफा को मज़ीद मजबूत करे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब लाइफ टॉक शो मुनक्कद हुआ जिसके अंदर
गाय, भैंस और ऊंटनी के दूध देने के मुकाबले हुए, इसके साथ साथ इनके हुस्न के मुकाबले भी हुए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इनके दूध देने के मुकाबलों को। जिस गाय ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है उसने 74 लीटर दूध दिया है और ये 36 घंटों का दूध होता है, यानी जिसे आम जुबान में 3 चौवाइयाँ कहा जाता है, 3 टाइम का दूध दोया जाता है। इसके अलावा जो गाय दूसरे नंबर पे आई वो 69 लीटर थी और तीसरे नंबर वाली गाय ने 51 लीटर दूध दिया है। तो जो नंबर 1 गाय आई है उसने औसतन 24.6 लीटर एक टाइम का दूध दिया है। एक बहुत अच्छा स्कोर है पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ पर तो जो गाय 8-10 लीटर एक टाइम पे दूध दे दे उसका मालिक खुशी से निहाल हो जाता है। फिर जिसने भैंस की कैटेगरी में विन किया है उसने 44 लीटर दूध दिया है 3 टाइम का, समझ लीजिए 14.5 लीटर एक टाइम का। दूसरे नंबर पे जो भैंस आई है उसने 40 लीटर 3 टाइम का दिया है और तीसरे नंबर पे आने वाली भैंस ने 39 लीटर दूध दिया है। ऊंटनियों की कैटेगरी में जो नंबर 1 आई है उसने 16 लीटर दूध दिया है 3 टाइम का। ऊंटनी का दूध ऑब्वियसली कम होता है। फिर बकरियों और भेड़ों का मुकाबला भी हुआ, लेकिन वो एक बहुत छोटी कैटेगरी है। तो नंबर 1 आने वाली जानवर को उसके मालिक को 5 लाख रुपए दिया गया, नंबर 2 के लिए 3 लाख रुपए और नंबर 3 के लिए 2 लाख रुपए की इनामी रकम है। अब पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक सेक्टर वाकयातन हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किस तरह 80 लाख खानदान मवेशी बानी के कारोबार में मुंसलिक हैं। मैं खानदानों की बात कर रहा हूं और अगर इनमें हम सिर्फ 6 अफराद फी खानदान अज्यूम कर लें तो 4 करोड़ 80 लाख लोगों का रोजगार डायरेक्टली लाइफ स्टॉक मवेशी बानी से मुंसलिक है। या तो वो जानवर दूध के लिए बढ़ाते हैं पालते हैं या गोश्त के लिए बढ़ाते हैं पालते हैं, तो ये बड़े अहम खानदान है। अब पाकिस्तान की नेशनल जीडीपी में लाइफ स्टॉक सेक्टर का हिस्सा 14% से ज़्यादा हो गया है और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें 62% हिस्सा हमारी लाइफ स्टॉक का है। हमारी क्रॉप्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का हिस्सा सिर्फ 38% है। तो ये इतना अहम फील्ड है। फिर हमारे शहरों में रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बड़ा मसला ना खालिस दूध है, मिलावट वाला दूध है। तो ये क्यों है? रीज़न ये है कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारी कम है। यानी हमारे पास जानवर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उन जानवरों से जो हम पैदावार ले रहे हैं वो इंतहाई कम है। तो हमें करना क्या है? हमें इन जानवरों की नस्ल बेहतर करनी है। वो किस तरह? एक भैंस जो इस वक्त हमें एक टाइम का 6-8 लीटर दूध देती है, जब हम उससे एक कट्टी लेंगे, उसकी बच्ची लेंगे, तो जब वो दूध देने पे आएगी तो वो 8-10 लीटर दूध देने वाली हो। फिर उससे अगली नस्ल 11-12 लीटर पर जाएगी, 13-14-15 लीटर पर जाएगी। लेकिन ये कई साल का प्रोसेस है। इसमें ध्यान ये करना होता है कि जो आपकी फीमेल है उसका क्रॉस आपने अच्छी नस्ल के बुल से या उसके सीमन से करवाना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा किसान इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करता। दुनिया भर में होता यह है कि आपकी गाय या भैंस या कोई भी फीमेल जानवर जो है, खा वो लो क्वालिटी का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ जो आप क्रॉस करवाते हैं, खा आर्टिफिशियली या नेचुरल तरीके से, वो अच्छी नस्ल के मेल का करवाते हैं। तो 75% बच्चा जो होता है वो अपने बाप के ऊपर जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने जानवरों के अंदर ये इस किस्म का सिस्टम रखा है कि वो बाप की सलाहियत के मुताबिक या बढ़ते हैं या गिरते हैं। तो अगर हम लोग अपनी मौजूदा भैंसों के साथ क्रॉस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, जो भी कुछ करें, अच्छी नस्ल के बुल के सीमन हम लोग लगवाएं और इस चीज़ को बढ़ाएं, तो यकीन कीजिए अगले 10 से 15 सालों के अंदर हमारी यही फजूल नस्लें जो हैं इनसे मुनासिब दर्जे की पैदावार शुरू हो जाएगी और मुल्क के अंदर दूध का बहरान ख़त्म हो जाएगा, दूध की प्राइस भी कम होगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।